रेप्लिकेशन पढ़ा था ना, रेप्लिकेशन कैसा मोड दिखाता है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या था कि एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे, तो जो हमारे 2 नए डीएनए बनते हैं उसमें एक स्ट्रैंड कौन सा स्ट्रैंड होगा, पेरेंटल स्ट्रैंड होगा। मतलब जो हाफ जेनेटिक मटेरियल है हमेशा पेरेंट्स का, वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, उसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। उसके साथ साथ हमारा जो रेप्लिकेशन मेथड था वो क्या था, हमारा सेमी डिसकंटिन्यूअस। एक स्ट्रैंड पे तो हमारा कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन चल रहा था, लेकिन दूसरे स्ट्रैंड पे हमारा डिसकंटिन्यूअस चल रहा था। डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन जब चलता है वहां पे कौन सी फ्रेगमेंट्स बनती हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। उस वाली स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं जिसपे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड। और जिसपे कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। और जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड था उस पे जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे थे, उन फ्रेगमेंट्स को हम बाद में किससे ज्वाइन करा रहे थे, लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज से। और हमारा वो कौन सा एंजाइम है जो यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल बना रहा है, एक सेकंड बच्चों होल्ड करना। या सॉरी बच्चों, हाँ तो हम क्या बोल रहे थे, डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज जब हमारा पॉलीमराइजेशन कर रहा था तो उसने एक शर्त रखी थी सामने। क्या शर्त रखी थी, उसने ये बोला था कि मैं स्टार्टिंग से डीएनए पॉलीमराइजेशन नहीं कराऊंगा। तो उसके लिए हमने किसकी हेल्प ली थी, जब हमारा डीएनए, हमने प्राइमेज। और प्राइमेज कैसा एंजाइम है, एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। तो वहां पे क्या करता है, छोटे छोटे प्राइमर्स ऐड करा देता था। वो प्राइमर्स जैसे ही ऐड हो जाएंगे फिर हमारा डीएनए पॉलीमरेज आएगा, अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। एक छोटा सा प्रोसेस है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन्स का भी यूज करते थे। व्हाट आर एसएसबी प्रोटीन्स, व्हाट आर एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। हमने जो डीएनए को किसकी, कौन से एंजाइम की हेल्प से, हेलिकेज की हेल्प से उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक कराए थे, तो वापस से हमारा कंबाइन ना हो जाए डीएनए, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम वहां पे एसएसबी प्रोटीन्स का यूज करते हैं, जो हमारे डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड बना के रखता है। हमारे डीएनए के अंदर कुछ टेंशन क्रिएट हो जाएगी, उस टेंशन से रिलीफ देने के लिए हम अपने डीएनए को कौन से प्रोटीन यूज करेंगे, टोपोआइसोमरेज। तो ये सिंपल से स्टोरी है रेप्लिकेशन की, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब आगे चलते हैं, ध्यान से सबको नोट्स बनाने हैं अपने, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, हर एक चीज आप लोगों की नोटबुक में वर्ड टू वर्ड ऐसे ही मेंशन होनी चाहिए। तो अब तक देखो सिंपल से स्टोरी मैंने आप लोगों को ये बताया, ये मेरा डीएनए, इस डीएनए से मेरे पास बन गए 2 डीएनए, यही हुआ ना बच्चों। अब क्या होगा, अब वो अपना वो याद करो, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहता है हमें, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कौन एक्सप्लेन करेगा, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या एक्सप्लेन करता है, क्या हमें बोलता है कि डीएनए से डीएनए बनता है पहले, फिर डीएनए से क्या बनता है हमारा, आरएनए, आरएनए बनता है। डीएनए क्या है, एक
डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर और आरएनए इज अ Single standard. Single standard. सिंगल Single स्ट्रैंडेड standard. स्ट्रक्चर। अब हमें क्या करना है, इस डीएनए को लेना है यहाँ से और इस डीएनए को किस में कन्वर्ट कराना है, एक RNA. सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कराना है। ऐसे हमारा डीएनए के अंदर क्या है, Double ऐसे standard. यहाँ पे ए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड टी, सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जी, सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जी, फिर ए टी जी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड सी, ऐसे सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। लेकिन अब मेरे लिए एक डिफिकल्ट टास्क ही है, सपोज ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये मेरा 3 प्राइम से 5 प्राइम, मेरे डीएनए के पास तो 2 स्ट्रैंड है। अब मैं कौन सी स्ट्रैंड का यूज करके अपने आरएनए को बनाऊं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। अब यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि मैम डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है, तो क्यों ना हम डीएनए की दोनों स्ट्रैंड से 2 आरएनए बना लें, बोल सकते हो ना, बताओ। Yes, ma'am. लेकिन हम करेंगे क्या, यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रैंड। अब उसका रीजन क्या है, वो रीजन हमें पहले समझना है कि हम डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को क्यों यूज नहीं करेंगे आरएनए बनाने के लिए। इन दोनों डीएनए में से सिर्फ एक स्ट्रैंड यूज करेंगे, कोई सी भी स्ट्रैंड यूज कर ले। अब सपोज करो ये मेरा डीएनए, बच्चों ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा डाउट्स यहीं पे क्रिएट होते हैं स्टूडेंट्स को। कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। देखो ए टी सी जी, जी सी, ए टी सी जी, सब अपनी नोटबुक्स में बना रहे हो ना ये सब डायग्राम। अब मुझे Yes, यहाँ ma'am. से आरएनए बनाना है। अब सोचो, सपोज करो मैंने ये वाली स्ट्रैंड यूज कर लिया, दिस वन स्ट्रैंड 5 to 3 प्राइम वाला मैंने स्ट्रैंड कर लिया, इसको क्या करने के लिए, ट्रांसक्राइब करने के लिए। ट्रांसक्राइब तो ए की जगह पे क्या आएगा मेरा, यहाँ पे देखो एक और चीज समझो। अब डीएनए के अंदर तो होते हैं मैम एडेनिन, यूरेसिल आएगा. ये, और आरएनए के अंदर होते हैं एडेनिन के सामने यूरासिल। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देती हूँ। ये वाली कंसेप्ट आप लिख लो, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन के सामने हमेशा आएगा यूरासिल, गुआनिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन और थाइमिन के सामने एडेनिन। ये पेयरिंग होती है हमारी किसके अंदर, जब हम डीएनए से आरएनए बनवाते हैं। अब करो, अब बता सकते हो आप, चलो ऊपर से बनाते हैं। गुआनिन के सामने क्या आएगा, साइटोसिन, साइटोसिन. साइटोसिन के सामने गुआनिन, Guanine. एडेनिन के सामने थाइमिन आना चाहिए, लेकिन हमारे आरएनए के पास तो थाइमिन होता नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यूरेसिल. यूरासिल। गुआनिन के सामने Cytosine. साइटोसिन के सामने गुआनिन, गुआनिन. एडेनिन के सामने यूरेसिल. यूरेसिल। तो ये हमारी स्ट्रक्चर बन गई किसकी, mRNA की। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो आपको कोई भी डीएनए का एक स्ट्रैंड दे देंगे, उस डीएनए के स्ट्रैंड में से बोलेंगे कि mRNA ट्रांसक्राइब करो। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे बहुत सारे क्या करेंगे, जी को जी लिख देंगे, सी को सी लिख देंगे, बस एडेनिन की जगह पे यूरासिल कर देंगे। बहुत जगह पे ये भी करता है और कुछ कुछ बच्चे इसको भी लिखते हैं। अब हमें डिफरेंस समझना है कि किस जगह पे आपको गुआनिन से साइटोसिन बनाना है, किस जगह पे आपको गुआनिन से गुआनिन ही रखना है। ठीक है, अभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते, सिर्फ मैंने आपको ये बोला था अभी हम क्या कर रहे हैं, ये 5 to 3 वाला स्ट्रैंड यूज किया, इसको मैंने ट्रांसक्राइब करा दिया, मैंने बना लिया। अब सपोज करो मैं इस दूसरे वाले स्ट्रैंड को भी यूज कर रही हूँ, अगर इसको भी अब क्या करो, इससे भी एक स्ट्रैंड बनवाओ, सॉरी 3 प्राइम 5 प्राइम। बताना क्या आएगा, साइटोसिन के साथ गुआनिन, Guanine. गुआनिन के साथ
साइटोसिन। साइटोसिन, थायमिन के साथ एडेनिन। एडेनिन, साइटोसिन के साथ guanine, गुआनिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन। साइटोसिन, थायमिन के साथ। adenine, अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि जब मैंने ये सीक्वेंस बनाई अपने एमआरएनए की, मेरी ये वाली सीक्वेंस और ये वाली सीक्वेंस तो डिट्टो सेम है या नहीं है? देखो यस मैम, मैं सर्किल बना रही हूँ, ये दोनों ma'am. ब्लू वाली सीक्वेंस डिट्टो सेम है। अब मैं एक सर्किल बना रही हूँ ग्रीन, अब ये दोनों ग्रीन वाली मैच करके देखो, ये ग्रीन और ये ग्रीन डिट्टो सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है? Yes, ma'am. थायमिन और यूरासिल का Thymine और difference। uracil. इसलिए इन दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड हम यूज करेंगे। अगर हम दोनों के दोनों स्ट्रैंड यूज कर लेंगे तो हमारे पास दो ही प्रोटीन्स नहीं बन जाएंगे क्या सेम टाइप के? डुप्लीकेशन हो जाएगा ना हमारे डाटा के अंदर, और हमें अपने डेटा के अंदर डुप्लीकेशन नहीं चाहिए। इसलिए डीएनए की कोई भी एक स्ट्रैंड हम यूज करते हैं। अब वो डिसाइड कैसे होगा? वो डिसाइड होगा, कुछ फैक्टर्स होंगे जो डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्ट्रैंड हम यूज करेंगे एमआरएनए को ट्रांसक्राइब कराने के लिए। पहले मेरे को ये चीज बताओ, आप लोगों को क्लियर हुआ क्या हम दोनों में से एक ही स्ट्रैंड क्यों यूज करते हैं? यस मैम, क्लियर हो गया। बाकी लोग? तो हम यूरासिल वाला लेंगे ना, Yes, ma'am. हाँ जी, हाँ ये यूरासिल ट्रांसक्राइब यूरासिल वाला करेंगे ना। यूरासिल वाला ट्रांसक्राइब करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी अब और फैक्टर्स लगेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। अब कौन से फैक्टर लगेंगे वो समझो पहले। देखो थ्री प्राइम, 5 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम। अब क्या होता है, जब भी हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, उस ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती है, 3 या फिर स्ट्रक्चर में 3 जीन्स होता है, आप ऐसे समझ लो। मैं ऐसे आपके यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये होती है मेरी प्रोमोटर साइट और ये होती है मेरी Terminator. टर्मिनेटर साइट। प्रोमोटर साइट वो साइट है जहां से मेरा ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट होगा, और ये बीच वाला पार्ट क्या हो गया मेरा? Structural gene. स्ट्रक्चरल जीन। वेरी गुड। तो अब देखो क्या होगा, मेरी प्रोमोटर साइट जहां पे प्रेजेंट है वहां से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, और जहां पे तो प्रोमोटर साइट क्या करेगी? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कैसे इनिशिएशन होगा? हमारा आएगा सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर आएगा, हमारी प्रोमोटर साइट से बाइंड करेगा। जैसे ही सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर साइट से बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। फिर टर्मिनेटर साइट पे क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन समझते हो ना? स्टॉप होना। स्टॉपेज, यस, टर्मिनेशन मतलब स्टॉपेज। और स्टॉपेज के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? रो factor. रो फैक्टर। तो मतलब सिग्मा फैक्टर तो क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कराएगा, रो फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन को एंड कराएगा। अब जैसे हम रेप्लिकेशन करा रहे थे तब, तो रेप्लिकेशन कराने के लिए मेरे पास डीएनए पॉलीमरेज था। यहाँ पे कौन सा पॉलीमरेज यूज करेंगे? RNA polymerase. आरएनए पॉलीमरेज। तो हम क्या करेंगे, मेरा आरएनए पॉलीमरेज आया और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ गया, बैठा है। फिर फटाफट से भाग के मेरा सिग्मा फैक्टर आएगा, सिग्मा फैक्टर इसके साथ बाइंड कर लेगा। जैसे सिग्मा फैक्टर बाइंड हुआ तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट कर देगा, और ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन भी यहाँ पे क्या होगी हमारी, मतलब मेरा जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी चलने की डायरेक्शन क्या है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब आप खुद बताओ बच्चों, यहाँ पे ऊपर वाला स्ट्रैंड यूज करोगे या नीचे वाला स्ट्रैंड यूज करोगे? क्योंकि मेरा जो आरएनए पॉलीमरेज है 5 प्राइम से 3 प्राइम चलेगा, तो यहाँ पे 3 से 5 है इसलिए यहाँ पे चलेगा 5 प्राइम से ऐसे 3 प्राइम। चलेगा या नहीं?
अब आप बोलोगे कि मैम अगर नीचे वाला जैसे उसमें रेप्लिकेशन में करा रहे थे ना कि एक एक डायरेक्शन में चल रहा था, दूसरा उसका रिवर्स डायरेक्शन में, अब आप बोल सकते हो कि मैम इस वाली डायरेक्शन से चलना चाहिए, राइट और नॉट? ऐसा होना चाहिए या नहीं? 5 प्राइम से 3 प्राइम चलेगा, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम्स को चलना है तो कौन से स्ट्रैंड के साथ चलेगा? जिसका अपोजिट स्ट्रैंड होगा उसके साथ ये चलेगा। अब यहाँ पे ये तो 5 से 3 है तो इसलिए इस डायरेक्शन में नहीं चल सकता, ये इधर डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन ये इधर डायरेक्शन में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे तो टर्मिनेटर साइड है, टर्मिनेटर साइड से तो स्टॉप होता है, इनिशिएशन थोड़ा ही ना होता है। इसलिए हमारा सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का यूज किया जाएगा, क्योंकि दूसरे स्ट्रैंड पे अगर वो अपोजिट डायरेक्शन से भी चलने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दूसरी वाली मेरी टर्मिनेटर साइड है। बताओ आया समझ में? सिर्फ एक ही Yes, ma'am. एक ही स्ट्रैंड क्यों यूज करेंगे? तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। ट्रांसक्रिप्शन में प्रोमोटर साइड से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन होता है बाय द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर, टर्मिनेटर साइड में ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ रो फैक्टर। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब मेन टास्क ये आता है कि जैसे कि पहले हम डीएनए रेप्लिकेशन करा रहे थे, हमने पहले क्या कराया था? डीएनए को अनवाइंड कराया था, अपने डीएनए को अनवाइंड कराया था, बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कराए थे। अब आप बोलोगे मैम आपने यहाँ पे तो नहीं किया, हेलिकेज का यूज बताया मैंने आप लोगों को अब तक कहीं पे अभी कि हेलिकेज यूज करेंगे? No, ma'am. नहीं बताया ना, क्योंकि हमारा आरएनए पॉलीमरेज ही क्या करेगा? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए भी कराएगा। दो काम करता है साथ में, डीएनए को अनवाइंड भी कराएगा और साथ साथ पॉलीमराइजेशन भी कराएगा। ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को लिखनी है यहाँ पे। डीएनए रेप्लिकेशन में हमें हेलिकेज का यूज करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे हेलिकेज का यूज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज खुद ही डीएनए को के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कराएगा और फटाफट से वहां पे ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट करता रहेगा। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. अब चलो, अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि चलो हमने यूज कर ली ऊपर वाली स्ट्रैंड, मतलब ऊपर वाली स्ट्रैंड को यूज करके हम अपना एमआरएनए बनाएंगे, तो ऊपर वाली स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे? हम टेम्पलेट स्ट्रैंड। और नीचे वाली स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे? कोडिंग Coding stand. नॉन टेम्प। पहला टर्म तो नॉन टेम्पलेट लिखेंगे। अब नीचे वाली को ही हम बोलेंगे कोडिंग। इसके पीछे का रीजन आप लोगों को शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हमने एमआरएनए को बनाया तो किससे मैच कर रहा है? दूसरी वाली स्ट्रैंड से मैच कर रहा है, इसको कोड कर रहा है, सेम इसी की सीक्वेंस दिखा रहा है, तो इसलिए हम इसको नीचे वाली को बोलते हैं कोडिंग और ऊपर वाली को बोलते हैं कौन सी? Non-coding. नॉन कोडिंग। इसके साथ साथ नीचे वाली स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड भी बोल देंगे और ऊपर वाली को Antisense. एंटी सेंस। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग याद रखेंगे तो अच्छा होगा। अब कुछ क्वेश्चन पूछ लो आप लोगों से यहाँ से। Yes, ma'am. चलो सारे बच्चे आंसर देंगे। इसमें बताना है एमआरएनए कैसे बनेगा, एमआरएनए बताना। और एक सेकेंड, ये है हमारी नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। सबका आंसर मेरे को ना चैट सेक्शन में चाहिएगा, एमआरएनए की सीक्वेंस क्या बनेगी। एवरीवन मनोज, रो फैक्टर का फंक्शन ये होता है, रो फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कराने का काम करता है। बताओ, पहले तो डीएनए का सीक्वेंस पूरा करो, मैंने एक ही पे बनाया, दूसरे वाले पे बनाओ, फिर उसके बाद देखो कि ऊपर वाली को मैंने नॉन कोडिंग बोला है तो मेरा प्रोमोटर साइट कहाँ होगी, टर्मिनेटर साइट कहाँ होगी।
या फिर कौन सी वाली स्ट्रैंड का यूज करके मैं mRNA बनाऊंगी? जल्दी जल्दी से सारी सीक्वेंस बताओ। किसी का भी आंसर नहीं आया अभी? महक का आ गया है और अर्शिता आ गया है, वेरी गुड। बाकी लोग? फटाफट से आंसर दो। तीन बच्चों ने आंसर दिया है। क्या आंसर दिया है? वेरी गुड। जिया, दिव्या, मनोज। UAG, CUAG। अरे वाह, सबका सेम है। वेरी गुड स्नेहा। चलो अब हम देख लेते हैं जरा। ए है तो यहाँ पे होगा मेरा T, ये होगा AGCTAG। ऊपर वाला मेरा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, तो हमेशा हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड वाले का ही तो सीक्वेंस बनाते हैं। तो A का U, T का A, C का G, G का C, A का U और T का A। वेरी गुड, वेरी गुड, सही आंसर है बिल्कुल। बस एक और क्वेश्चन कर दो, सिंपल सा। इस सीक्वेंस का ये है मेरी कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड है बच्चों ये। इसका mRNA बनवाना। इसका mRNA बनवाओ फटाफट से। हर्षिता का आंसर आ गया है AUCCCAAA। अरे वाह, वेरी गुड। AUCCC और ए का ए ही रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल बच्चों। आज आप लोगों ने ना अपनी मैम का दिल जीत लिया। 7 बच्चों ने सही आंसर करके, नहीं तो बच्चे सीरियसली बता रही हूँ फर्स्ट टाइम में नहीं सॉल्व करते इस चीज को अच्छे से, कंफ्यूज होते ही होते हैं। बट हमारे बच्चे माइंड ब्लोइंग है। चलो ये चीज हमने लिख लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। अगर मैं बात करूंगी प्रोकैरियोटिक की, तो बच्चों प्रोकैरियोटिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं मैनी स्ट्रक्चरल जीन्स। और अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूंगी, उसके पास कितने, सिर्फ एक स्ट्रक्चरल जीन होता है। यहां से क्वेश्चन आता है हमारा नीट में। अब प्रोकैरियोटिक मैनी स्ट्रक्चरल जीन, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और यूकैरियोटिक में एक स्ट्रक्चरल जीन, इसलिए इसको बोलते हैं हम मोनोसिस्ट्रॉनिक। ये पॉइंट्स टू बी नोटेड, प्लीज नोट डाउन कर लो। अब कहानी सुनो।
एक बहुत प्यारी सी कहानी आपको सुना रही हूँ। हमारा एक सेल था, ठीक है, सेल का नाम रख दो कुछ भी, चुन्नू मुन्नू, जो भी आपको नाम अच्छे लगते हैं वो। उस सेल के पास एक छोटा सा न्यूक्लियस था। उस न्यूक्लियस के अंदर एक दिन अचानक से क्या हुआ, उसके डीएनए जो था, उसके डीएनए ने अपनी क्लोनिंग कर ली। डीएनए ने अपने आप को डबल बना लिया, ठीक है। डीएनए ने बोला कि मेरा तो मन नहीं लग रहा है अकेले, मैं काम करता हूँ, अपना कोई छोटा बहन भाई बना लेता हूँ। तो उसने अपने आप को क्लोनिंग कर लिया। अब जैसे ही डीएनए का क्लोनिंग हुआ, तो अब वो डीएनए को बोला, डीएनए ये बोलने लगा कि मेरा मन नहीं लग रहा है न्यूक्लियस के अंदर। वो न्यूक्लियस के अंदर था, तो डीएनए ये बोलता है कि मुझे न्यूक्लियस से निकल के बाहर जाना है। लेकिन हमारे जो सेल है उसके पास ये शर्त है कि डीएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता, डीएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता। तो डीएनए ने क्या सोचा, चलो एक काम करता हूँ, मैं अपना ना थोड़ा सा वेट कम कर लेता हूँ, मैं डबल स्टैंडर्ड हूँ, मैं अपने आप को सिंगल स्टैंडर्ड बना लेता हूँ। तो हमारे डीएनए ने अपने आप को सिंगल स्टैंडर्ड बना के आरएनए में कन्वर्ट कर लिया। फिर आरएनए अब मजे में न्यूक्लियस से बाहर आ सकता है या नहीं आ सकता है? कहानी फिर से रिपीट करूं। एक हमारा सेल था, सेल का नाम था चुन्नू मुन्नू, जो भी आप हम नाम समझ आ गया चुन्नू मुन्नू। आ गया ना। तो उसके पास एक छोटा सा बीच में उसके पास न्यूक्लियस था सेल में, उस न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए रहता था। उस डीएनए का अकेले मन नहीं लगता था, डीएनए ने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, अपने आप को डबल कर लेता हूँ। तो डीएनए ने अपने आप को डबल कर लिया। डीएनए ने अपने आप को डबल करने के लिए बहुत सारे टूल्स यूज किए, हेलिकेज का यूज किया, एसएसबी प्रोटीन, टोपो आइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज और प्राइमर्स, 5 चीजों का यूज किया। और फिर एक डीएनए लाइगेज, 6 चीजों का यूज कर लिया उसने और अपनी एक कॉपी बना ली। अब वो जो कॉपी बनी वो बड़ी जिद्दी टाइप की बनी। उसका मन किया कि मुझे न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहना, मुझे तो न्यूक्लियस से बाहर रहना है। लेकिन अब न्यूक्लियस से बाहर जाने के लिए उसने सोचा कि मैं ऐसे तो नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर जो हमारा सेल है ना, सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए क्या करता है, डीएनए को खा जाता है जैसे ही डीएनए बाहर आएगा न्यूक्लियस से निकल के, इसलिए बाहर नहीं आता, ठीक है। अब डीएनए ने क्या किया, अपने आप को आरएनए में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन हमारा डीएनए ये भूल गया था कि हमारे न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आरएनए भी प्रेजेंट है। अब हमारा आरएनए क्या करे, अब आरएनए क्या करे, अब आरएनए को न्यूक्लियस अपने अंदर नहीं रहने देगा। उसको आरएनए ये बोलेगा या तो आप वापस डीएनए में कन्वर्ट हो जाओ, वरना मेरे न्यूक्लियस से बाहर निकलो। अब क्या करेगा हमारा आरएनए, फंस गया ना बीच में, आरएनए मैंने बनवा दिया, क्या करेगा सोचो। न्यूक्लियस से बाहर आएगा। लेकिन बाहर तो आरएनए बैठा है ना, जैसे ही आरएनए बाहर आएगा तो वो आरएनए उसको खा जाएगा। बताओ अब वो क्या करेगा ना, जैसे होता है ना कि हमें कहीं पे जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, कहीं पे भी जाना है, हम क्या करते हैं अपने आप को ना, वो फैंसी ड्रेस शो होता है ना, फैंसी ड्रेस शो में जाता है अपना कुछ भी पहन के चले थीम जाते हैं, पार्टी। है ना। तो थीम पार्टी में जा रहे हैं, मास्क वास्क लगा के, तो मास्क वास्क लगा लेगा ये हमारा आरएनए अपने ऊपर। तो आरएनए सबसे पहले क्या करेगा, ये मेरा आरएनए बिल्कुल सीधा साधा सा आरएनए बेचारा फंस गया, न्यूक्लियस के अंदर भी नहीं रह सकता और साइटोप्लाज्म में भी नहीं जा सकता। तो आरएनए क्या करेगा, आरएनए के 2 एंड है, अपने 5 वाले एंड पे, तो अपने 5 वाले एंड पे ऐड करा लेगा क्या, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसने ये ऐड करा लिया। मतलब इसने क्या करा, अपने फेस पे ना एक मास्क लगा लिया, और दूसरे वाले एंड पे मतलब इसने अच्छे से कपड़े भी पहन लिए, थर्ड वाले एंड पे इसने पोली ए टेल का एडिशन करा लिया। पोली ए टेल एडिशन मतलब इसने बहुत सारे ए ऐसे ये ऐड करा लिए अपने एक टेल पे, बहुत सारे एडिनिन इसने ऐड करा लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एडिनाइलेशन। और कितने एडिनिन ये अपने पास ऐड कराता है, अराउंड 200 से 300। अब ये क्या सोचता है कि मैं अगर साइटोप्लाज्म के अंदर जाऊंगा ना तो मुझे आरएनए पहचानेगा नहीं, आरएनए पहचानेगा नहीं और मुझे खाएगा भी नहीं, फिर वो मैं बच जाऊंगा। तो ऐसे इसने अपने अंदर एडिशन कराया, 5 एंड पे तो 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड करा लिया, और थर्ड एंड पे इसने बहुत सारी एक ही चेन ऐड करा ली। अब ये मजे से निकला न्यूक्लियस से, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियस से निकलने की इसने कोशिश की, अब ये इसका वेट ज्यादा हो गया। अब इसका वेट, क्योंकि इसने बहुत सारे एडेनिन ऐड करा लिए, बहुत सारे इसने ये एक इसने 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्या करेगा, अब हमारे आरएनए के अंदर कुछ पार्ट ऐसे हैं जो इसके काम के नहीं है,
तो ये क्या करेगा, उन पार्ट को निकाल के फेंक देगा कि आप यहीं रहो न्यूक्लियस में, मुझे जाने दो। उन पार्ट को क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स, IN मतलब क्या होता है, इनएक्टिव पार्ट। मतलब अपने DNA, अपने RNA में से जितने भी इनएक्टिव पार्ट हैं उन सबको निकाल के फेंक दिया। कैसे निकालेगा, देखो ऐसे। फिर मेरे पास एक एंजाइम आएगा, जो एंजाइम क्या करेगा, इसको यहां से और यहां से कट करा देगा। और कट कराने के बाद, पहले तो कट कराएगा, कट कराने के लिए यूज करते हैं हम स्प्लाइजियोसोम। स्प्लाइजियोसोम का यूज करेंगे। कट करा दी, इंट्रॉन सारे पार्ट निकाल दिए हमने। अब जो इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए ना ऐसे ऐसे, इन फ्रेगमेंट्स को किससे ज्वाइन कराएंगे हम, डीएनए के फ्रेगमेंट को डीएनए लाइगेज से करा रहे थे, आरएनए के फ्रेगमेंट को किससे ज्वाइन कराएंगे, RNA ligase. आरएनए लाइगेज से। आरएनए लाइगेज से इसने अपने फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करा लिया। अब ये मजे में न्यूक्लियस से निकल के कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। बताओ आया प्रोसेस समझ में। इन प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ mRNA। mRNA अपना प्रोसेसिंग करता है। सबसे पहले तो वो क्या करता है अपने अंदर, कैपिंग। कैपिंग कहाँ पे होती है, 5th एंड पे, ठीक है। फिर करता है टेलिंग। टेलिंग कहाँ पे होती है, 3rd एंड पे। और फिर करता है ये अपने अंदर स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मतलब जितना फालतू को कूड़ा कचरा इसके पास है उस सबको निकाल के फेंक देगा। स्प्लाइसिंग का फंक्शन लिख लो। और स्प्लाइसिंग सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होती है, यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट में क्यों नहीं होती उसको भी अभी समझाऊंगी। रिमूवल ऑफ इनएक्टिव पार्ट फ्रॉम आरएनए। आरएनए के अंदर से इनएक्टिव पार्ट्स को निकालना। इनएक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स। और एक्टिव पार्ट जो हमारा पास बचा उसको क्या बोलते हैं, Exons. फिर इन सारे एक्सॉन्स को हम ज्वाइन कैसे कराएंगे, RNA ligase. ज्वाइंड बाय आरएनए लाइगेज। आरएनए लाइगेज से हम इसको ज्वाइन करा देंगे। और ये तीनों के तीनों फंक्शन कहाँ पे होते हैं, सिर्फ ओनली इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में इसलिए नहीं होता बेटा क्योंकि प्रोकैरियोट के पास तो कोई न्यूक्लियस होता ही नहीं है। वहां पे डीएनए भी मेरा ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में ही बन रहा है, डीएनए से एमआरएनए भी साइटोप्लाज्म में ही बन रहा है, और एमआरएनए से फिर प्रोटीन भी साइटोप्लाज्म में बनेगा। ठीक है, ये चीज बताओ। Okay मैम। कोई डाउट हो किसी को तो प्लीज पूछ लो। अब देखो मैम सेप्लिकोसोम्स क्या होता है? स्प्लाइजोसोम, स्प्लाइजोसोम वो एंजाइम होता है जो इन इंट्रॉन वाले पार्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। हेल्प इन रिमूवल। स्प्लाइजोसोम, ये हो गया। यस मैम। चलो तो इतना हमारा हो गया। अब आती है कुछ अच्छी अच्छी सी बातें इसके अंदर। अब सबसे पहले हम यहाँ पे कौन से एंजाइम का यूज कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, आरएनए पॉलीमरेज का, है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं बच्चों। फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो अभी जो हमने पीछे वाला पूरा प्रोसेस कराया ना, उस प्रोसेस कराने के लिए हमने आरएनए पॉलीमरेज सेकंड यूज किया, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ही हमें क्या बना के देता है, एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। इन सब आरएनए का यूज ना आप ट्रांसलेशन में समझोगे, मैसेंजर आरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज 1 का यूज करा के हम बनाते हैं हमारा आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। इसका भी यूज आप समझोगे ट्रांसलेशन में, राइबोसोमल आरएनए। थर्ड नंबर पे
आरएनए पॉलीमरेज थर्ड हमारा बनाता है टीआरएनए। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। इसका यूज करके बनाया जाएगा, मतलब ऐसे ये प्रोसेसिंग होती है, और ये प्रोसेसिंग सिर्फ और सिर्फ होती है यूकैरियोट्स में। जबकि अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट के अंदर, तो बेटा प्रोकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज 2 ही, आरएनए पॉलीमरेज 2 ही आरएनए भी बनाएगा, टीआरएनए भी बनाएगा। लेकिन यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 2 सिर्फ एमआरएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए बनाएगा और थर्ड टीआरएनए बनाएगा। सॉर्टेड यहाँ तक? यूकैरियोट्स वाला एक बार और बता देंगे प्लीज। यूकैरियोट्स में बेटा 3 आरएनए पॉलीमरेज हमें यूज करने पड़ेंगे यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं करना पड़ता है। प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज होगा जो सारे आरएनए बनवा देगा, लेकिन यूकैरियोट में अलग अलग आरएनए का हमें यूज करना पड़ता है। आया समझ में? तो देखो Yes, आज ma'am. की क्लास में हमने क्या सीखा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहला पॉइंट, डीएनए की सिर्फ एक स्ट्रैंड को यूज करेंगे हम एमआरएनए बनाने के लिए, मतलब ट्रांसक्राइब कराने के लिए। कौन सी स्ट्रैंड का यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि मेरी प्रोमोटर साइट कहाँ पे है और टर्मिनेटर साइट कहाँ पे है। और एंजाइम यूज करेंगे आरएनए पॉलीमरेज, जो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही वर्क करेगा। तो इस बेसिस पे हम अपनी स्ट्रैंड यूज पता कर लेंगे कि कौन सी स्ट्रैंड का यूज करके हम आरएनए बनाएंगे। जिस स्ट्रैंड का यूज करके हमेशा 3 to 5 वाली यूज करेंगे हम, क्योंकि 5 to 3 हमें आरएनए पॉलीमरेज, तो जो 3 से 5 वाली होगी उसको हम बोलेंगे नॉन कोडिंग, टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड। इससे अपोजिट वाली को बोलेंगे नॉन टेम्पलेट, कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड। प्रोमोटर साइट पे जब मेरा बाइंड करेगा सिग्मा फैक्टर, तब मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब मेरा टर्मिनेटर साइट आ जाएगी, टर्मिनेटर साइट पे आके बाइंड कर जाएगा मेरा रो फैक्टर, तो मेरा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। आरएनए पॉलीमरेज ही दोनों काम करता है, डीएनए को अनवाइंड भी कराता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक कराता है, उसके साथ साथ पॉलीमराइजेशन भी कराता है मेरा। प्रोकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं मैनी स्ट्रक्चरल जीन पॉलीसिस्ट्रॉनिक। यूकैरियोट में सिर्फ एक होता है, यूकैरियोट में एक होता है इसलिए इसको बोलता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। जैसे ही मेरा एमआरएनए बन के रेडी हुआ, एमआरएनए के अंदर 3 प्रोसेसिंग कराएंगे। सबसे पहले स्प्लाइसिंग करा दिया, कैपिंग करा दिया, टेलिंग करा दिया, ये तीनों प्रोसेस। कैपिंग में क्या कराते हैं? 7 मिथाइल ग्वानोसिन फोस्फेट, ट्राइफॉस्फेट हम ऐड कराएंगे। और थर्ड एंड पे हम कराएंगे पॉलीएडिनाइलेशन, 200 से 300 एडेनिन ऐड करा देंगे। इस प्रोसेस को हम कराएंगे। फिर उसके बाद हम इंट्रॉन वाले पार्ट को रिमूव करा देंगे, इनएक्टिव पार्ट है, बाय द हेल्प ऑफ स्प्लाइसोसोम। और फिर जितने हमारे एक्सोन पार्ट बच गए, एक्टिव वाले पार्ट, उन सबको आरएनए लाइगेज से ज्वाइन करा देंगे। तो ज्वाइन कराएंगे, मेरा एमआरएनए बन के रेडी, वो फटाफट से न्यूक्लियस से निकल के आ जाएगा मेरा साइटोप्लाज्म के अंदर। मैम स्प्लाइसिंग का फंक्शन बता दीजिए। स्प्लाइसोसोम का फंक्शन ये है इंट्रॉन वाले पार्ट को रिमूव करना वहां से, हमारे एमआरएनए से। और मेरा जो अब तक एमआरएनए के अंदर आपने स्प्लाइसिंग नहीं कराया ना, उस एमआरएनए को बोलते हैं एचएनआरएनए, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। ये भी लिख लो, जिसके पास इंट्रॉन और एक्सोन दोनों है। ये मेरा जो अभी बना है ना आरएनए, कहाँ बनाए, या फिर आप लिख लो इसको, जब तक हमने इसका ये पार्ट नहीं कराया था, मतलब यहाँ पे देखो इंट्रॉन भी है और एक्सोन भी है, इसको बोलते हैं एचएनआरएनए, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। और फिर जब हम इसके अंदर से इंट्रॉन पार्ट निकाल देंगे, तब हम इसको बोलेंगे एमआरएनए। क्लियर बच्चों? यस मैम। चलो यहाँ तक प्रोसेस समझ में आया आप लोगों को? कहानी की तरह समझ रहे हैं हम लोग अब इसको। अब क्या होगा? अब हमारा एमआरएनए बन के रेडी और साइटोप्लाज्म में आके बैठ गया। अब हम लोगों ने क्या खाया था? रात में खाई थी दाल। दाल के अंदर क्या होता है? प्रोटीन। अब आपको पता है प्रोटीन जैसे ही हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको किस में ब्रेक करा देता है? अमाइनो एसिड्स में। तो अमाइनो एसिड्स में उसको ब्रेक कराया। अब वो अमाइनो एसिड्स मेरे कहाँ तक पहुंच गए? सेल के अंदर। टोटल कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं ना बच्चों, है ना? तो देखो, व्हेन कोई एक स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं हम, चलो स्तुति।
हमारी स्तुति ने क्या किया, खाया प्रोटीन। अब वो प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम उस पे वर्क करेगा, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड्स मेरे क्या होंगे, मूव टू साइटोप्लाज्म। अब अपने माइंड में वो पिक्चर बना लो, साइटोप्लाज्म में एमआरएनए पहले से आके बैठा हुआ है और टीआरएनए भी है और आरआरएनए भी है, तीनों टाइप के आरएनए मेरे साइटोप्लाज्म में बैठे हुए आके। अब वो वेट कर रहे हैं सिर्फ अमीनो एसिड का कि कब हमारी स्तुति हम कोई प्रोटीन खाए, अमीनो एसिड मिले और हम अपना काम स्टार्ट करें आगे का। ठीक है, तो अभी साइटोप्लाज्म में जैसे ही गए, अब हमारे साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना रहा होता है, एटीपी, है ना। तो मेरे अमीनो एसिड को मिला एटीपी, किसने दिया एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया जो बना रहा था। जैसे ही अमीनो एसिड ने एटीपी के साथ बाइंड किया और इस बाइंडिंग में हेल्प किया मेरा मैग्नीशियम आयन ने, तो ये बन गया मेरा अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस पाइरोफॉस्फेट। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, समझो। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मेरा अमीनो एसिड एटीपी के साथ आया तो एटीपी के अंदर से 2 फॉस्फेट निकल के चले गए, 2 फेस फॉस्फेट निकल के चले गए, तो मेरे पास क्या बच गया, बोलो बच्चों क्या बच गया। एक सेकेंड होल्ड करना, हमारी ना स्लाइड्स हैंग हो रही हैं एंड मैं नहीं चाहती मैंने अच्छे से नोट्स बनाए हैं और गायब हो जाए। मैं इनको ना सेव कर लूँ एक बार आपके नोट्स को। नोट्स चाहिए ना आप लोगों को ये क्लास के बाद। यस मैम। एक सेकेंड बस। कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा ना तो बता देना। फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। अर्शिता पूछ रही है स्प्लाइजोसोम। स्प्लाइजोसोम एक एंजाइम है बेटा, एंजाइम। मनोज आप भाई ए क्यों बोल रहे थे, ए मैम। आपको कोई भी डाउट हो ना प्लीज अनम्यूट करके बोल दिया करो। मैम आपने बोला था ना वो एडेनिन होगा ऐड। अच्छा अच्छा, सो तो एडेनिन ही क्यों होगा वो पूछ रही वो थी। एडेनिन ही इसलिए होता है बिकॉज एडेनिन में क्या होता है ना, एडेनिन अगर आप यहाँ पे ऐड कराओगे ना तो इसकी वजह से आपकी चेन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमारे ना आगे जाके आप जब अभी ये वाला प्रोसेस पढ़ोगे ना, इसमें आप देखोगे कि हम सीक्वेंसेस को रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो जब सीक्वेंस को रीड करता है ना तो ऐसा कोई भी मेरा अमाइनो एसिड नहीं है जो ए की सीक्वेंस से कोड होता है, इसलिए हम बहुत सारे ए ऐड करा देते हैं वहां पे। ये समझ में आएगा भी आप लोगों को, आगे समझोगे ना समझ में आएगा। ए 3 ए को हम एक साथ रीड करेंगे तो उससे कोई अमाइनो एसिड कोड नहीं होता, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी इस चेन में एमआरएनए की, क्योंकि एमआरएनए की चेन ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सारी डीएनए की इन्फॉर्मेशन को उठा के लेके आई है। डीएनए के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में थी, इसने अब इन्फॉर्मेशन को उठा लिया वहां से। अब एमआरएनए क्या करेगा, अब एमआरएनए के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में आ चुकी है। अब एमआरएनए इस इन्फॉर्मेशन से अमाइनो एसिड बनाना स्टार्ट करेगा, अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन कराना स्टार्ट करेगा जो हमने खाए थे, मतलब हमारी स्तुति ने खाए थे अमाइनो एसिड, उनको ज्वाइन करा करा के अलग अलग वे में पूरी प्रोटीन की चेन बना देगा। अब देखो, अब जैसे ही स्तुति ने हमारा क्या किया था, अमाइनो एसिड खाए, अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म में गए एटीपी के साथ। हाँ जी मैम अगर किसी की बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। अगर उस किसी की बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, ऐसा तो नहीं होगा ना कि पूरी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं है। आपकी जो सेल की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन भी किससे बनी होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन, वो भी तो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है ना। इसलिए आपकी बॉडी के अंदर वीकनिंग्स आने लग जाते हैं बिकॉज प्रोटीन कहीं ना कहीं आपको सेल मेम्ब्रेन से फिर डिग्रेड होने लग जाता है अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो। इसलिए आप लोगों को बताना है प्रोटीन आपका एनर्जी रिच सोर्स होता है, आपकी डाइट में प्रोटीन होना ही होना चाहिए।
जब किसी इंसान को कोई भी डिसीज हो जाती है उसको क्यों बोला जाता है कि दाल वगैरह ज्यादा खाओ, खिचड़ी वगैरह ज्यादा खाओ, दलिया खाओ, क्योंकि मेनली सारा का सारा जो आपकी बॉडी में फंक्शनिंग चल रहा है प्रोटीन से ही तो चल रहा है। जैसे ही आपका प्रोटीन का लेवल पूरा होगा ऐसे ही आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग होने। हाँ जी बोलो, आप कुछ बोल रहे हो? मैम अगर किसी को क्वेश्चन हो तो उसकी वजह से तो उसके बॉडी में ऑलरेडी प्रोटीन की कमी होगी। किसको, अगर किसी को क्या हुआ? मैम वो डेफिशिएंसी डिजीज नहीं आती होती है। हाँ, वो डिसीज जैसे क्वाशियोकर होती है एक हमारी डिसीज, और जितने माल नरिश वाली कंडीशंस होती हैं इसमें यही तो होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही होती है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी अगर बॉडी के अंदर होगी तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी, आपकी सेल्स नहीं बन पाएंगे। फिर तो फिर ये नहीं होगा ना ये प्रोसेस। बेटा प्रोसेस फिर भी होगा, प्रोसेस होगा, लेकिन प्रोसेस बहुत कम अमाउंट में होगा। जितनी प्रोटीन चेन नॉर्मली बननी चाहिए उतनी नहीं बनेंगी आपकी। ओके मैम। ये होगा। चलो अब हम करते हैं आगे। लेकिन अगर आप सोचो ना कि किसी के अंदर बिल्कुल भी एक भी अमाइनो एसिड नहीं है तो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा ना। फिर प्रोटीन नहीं होगा, अगर इतना सभी प्रोटीन ना रहा तो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा हमारा। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, अमाइनो एसिड ने एटीपी के साथ कंबाइन किया, बना लिया अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। दो फॉस्फेट निकल गए, इसलिए यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट था, यहाँ पे बन गया मोनोफॉस्फेट। ये सॉर्टेड। अब ये क्या होगा, अब हमने अभी 3 आरएनए बनाए हैं। mRNA, एक बनाया है मैंने tRNA, और एक बनाया है rRNA। ये बनाया ना। अब यहां से tRNA निकल के आएगा चुपचाप से, ये बोलेगा कि मैं तो रेडी हूं बिल्कुल, तो मेरा आया tRNA, और ये tRNA बाइंड कर लेगा इस कॉम्प्लेक्स के साथ। देखो अमाइनो एसिड को मैं AA लिख रही हूँ, AA AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसके साथ इसने बाइंड किया। अब यहाँ पे बाइंड करने में एक एंजाइम हम यूज करते हैं, कौन सा एंजाइम? अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम हम यूज करेंगे। अब एंजाइम जैसे ही हमने डाला टीआरएनए के साथ अपने इस कॉम्प्लेक्स को, तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे, अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, प्लस एएमपी अलग निकल जाएगा और प्लस एंजाइम अलग निकल जाएगा। ये तो हुआ मेरा स्टेप 1, ये हुआ मेरा स्टेप 2। बताओ दोनों स्टेप समझ में आए? अमाइनो एसिड एटीपी के साथ बाइंड करेगा, अमाइनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स बना देगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स टीआरएनए के साथ बाइंड करेगा विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एएमपी अलग निकल जाएगा, एंजाइम अलग निकल जाएगा। बताओ एएमपी क्या है? एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, देखो ना ट्राइफॉस्फेट था, 3 फॉस्फेट, 3 में से 2 फॉस्फेट ही निकल गए तो एक फॉस्फेट बचा ना, तो एएमपी नहीं लिखेंगे उसको, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट लिख दो इसको यहाँ पे, तब समझ में आ जाएगा। मोनोफॉस्फेट। इस पहले प्रोसेस को तो बोलेंगे हम अपने अमाइनो एसिड की चार्जिंग करा रहे हैं। हमारा अमाइनो एसिड हमारे साइटोप्लाज्म में जाते ही सबसे पहले अपने आप को चार्ज करता है, फिर जैसे ही अमाइनो एसिड चार्ज हो गया उसके बाद हम टीआरएनए की चार्जिंग कराते हैं। या फिर एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड लिख लो फर्स्ट स्टेप को, सेकंड स्टेप को लिख लो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, सेकंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। बताओ आया समझ में? यस मैम। डोंट वरी, इसके बाद मैं इसकी एनिमेशन दिखाऊंगी आप लोगों को, एनिमेशन में और अच्छे से क्लियर होगा कि हो क्या रहा है। तो ये प्रोसेस, हाँ जी मैम लास्ट वाले में जो आपने स्टेप 1 दिखाया था उसमें 2 फोस्फोरस निकले थे ना? हाँ 2 फॉस्फेट निकले थे ना, पी और ये पी, पायरोफॉस्फेट जिसको लिखा था ओके ये, मैम। 2 फॉस्फेट निकले थे इसीलिए तो एएमपी बन गया ना। और अगर एक निकलता तो एडीपी बन जाता, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाता, फिर ये 2 निकले ओके इसलिए एक मैम। गैप रह गया। अब जैसे ही मेरा टीआरएनए रेडी, अब टीआरएनए की स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है, ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है।
नॉर्मल आरएनए है ये, बस आरएनए ने क्या कर लिया, अपने आप को ऐसे बाइंड अप कर लिया, जैसे एक थ्रेड है ना, थ्रेड को लेकर अलग अलग शेप्स बना देता है, ऐसे इसने शेप बना लिया। जो मेरी नीचे वाली शेप है ना, इसको जो साइट है, इसको इसको बोलते हैं एंटीकोडॉन साइट। ठीक है, ये मेरी एंटीकोडॉन साइट, और ये हमारा 5 एंड और ये हमारा 3 एंड। इसकी हम यहाँ पे शेप पे क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 शेप होती है इसकी। अगर मैं इसको 2D में देखूं, 2 डायमेंशनल में देखूं, तो 2 डायमेंशनल में मेरे को इसकी शेप दिखेगी कैसी, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं इसको 3D में देखूंगी, तो 3D में मेरे को ये एल शेप दिखेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मेरा टीआरएनए कैसे कब दिखता है। मेरा टीआरएनए 2D में क्लोवर लीफ दिखता है, 3D में एल शेप दिखता है। और ये क्या करता है, ये अमाइनो एसिड को कैरी करता है। अब अमाइनो एसिड कौन सा कैरी करेगा, अब वो ध्यान से सुनना। यहाँ पे एंटीकोडॉन साइट है, सपोज करो मेरा यहाँ पे इसके पास साइट है AUG साइट है इसके पास। तो AUG साइट, AUG हमारा कौन से अमाइनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, AUG कौन सा अमाइनो एसिड कोड करता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, AUG मेरा कोड करता है मैथ्योनिन को। तो ये अपने पास कौन सा अमाइनो एसिड लेके चलेगा, मैथ्योनिन। ऐसे करके मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे टीआरएनए होंगे। जितने भी टीआरएनए बने होंगे वो सारे के सारे टीआरएनए अपनी चार्जिंग करा लेंगे। जिसके पास जैसी साइट, उस अकॉर्डिंग वो अपने ऊपर अमाइनो एसिड को बाइंड करा लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हर एक टीआरएनए के पास एक एंटीकोडॉन साइट है। जैसी एंटीकोडॉन साइट है वैसा ही उसके पास अमाइनो एसिड होगा या नहीं। अब ये थोड़ी ना कोई भी टीआरएनए आया हो कोई सा भी अमाइनो एसिड लेके चल देगा। आपकी बुक में अलग डायग्राम है टीआरएनए, वो भी दिखाऊंगी टीआरएनए का डायग्राम। ये मैंने सिंपलेस्ट वाला बनाया है जिसमें 3 साइड्स दिखती है हमें। बताओ, ये समझ में आया। टीआरएनए एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेके चलता है। चलो अब स्टेप 3 लिखो। अब स्टेप 3 में क्या होगा, ये तो हमारा एक साइड में चल रहा है प्रोसेस, ये तो एक साइड में चल रहा है। अब दूसरी जगह पे साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या चल रहा है, ये मेरा क्या है, ये mRNA। अब mRNA यूज कर लिया मैंने, टीआरएनए यूज कर लिया, बचा क्या मेरे पास, बचा क्या, आरआरएनए। अब आरआरएनए है। अब आपको पता है राइबोसोम के पास 2 यूनिट होते हैं, एक स्मॉल यूनिट एक लार्ज यूनिट। पहले क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल यूनिट आएगी बाइंड कर लेगी, फिर क्या होगा मेरा, जैसे ही स्मॉल यूनिट, एक सेकेंड इस वाले प्रोसेस को ना मैं आप लोगों को डायग्राम से ही समझाती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना, मेरे पास स्लाइड्स हैं इसकी, बट आई नीड टू चेक कहाँ पे मैंने स्लाइड्स इसकी रखी हुई हैं। जस्ट एक सेकेंड दो, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी स्लाइड्स दिखाती हूँ अभी। आई थिंक अभी स्लाइड्स पता नहीं मैंने कहाँ पे रखी हुई है, बट मेरे पास थी बहुत अच्छी स्लाइड्स जिनको आप यूज कर सकते थे। एक सेकेंड होल्ड करो, मैं आप लोगों को ना एनिमेशन ही दिखा देती हूँ।